सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट ने भारत की दूसरे ममालिक में जारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया है। बरतानवी अखबार द गार्जियन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवाया है और इस मकसद के लिए अफगान शहरियों को बड़े पैमाने पर पैसे दिए गए। कलअदम टीटीपी और दाइश को भी भारत ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। टारगेट किलिंग के लिए बाज़ एजेंट्स को अफगानिस्तान में तरबियत भी दिलाई गई। भारत अव्वलीन दिन से ही पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। पाकिस्तान हर फोरम पर सबूत भी फराहम कर चुका है, जिसके बाद अब कोई ठोस दलाइल देने की भी ज़रूरत बाकी नहीं है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी को हवा देने के लिए दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है। दहशतगर्द तंजीमों की माली मदद, असलहा और तरबियत फराहम कर रहा है। चंद साल पहले तक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अवाम थे, जो कई दहाइयों से भारतीय फौज की गोलियों, पैलेट गन्स और मजालिम का सामना कर रहे हैं। भारत ने अपनी दहशतगर्दी का दायरा मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान तक बढ़ाया, फिर इसे अफगानिस्तान और पूरी दुनिया तक फैला दिया है। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अलहदगी पसंद तंजीमों के जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, वो भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ उनकी मदद कर रही थी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कई ममालिक में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा में सिफारतकारी की आड़ में भारत खुफिया एजेंसी का नेटवर्क पकड़ा गया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत, पाकिस्तान और कनाडा में भी दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहा है। ताज़ा वाक़ये में 30 अप्रैल को भारतीय खुफिया एजेंसी को ऑस्ट्रेलवी हवाई अड्डे और दीगर हसास दिफाई और तिजारती इलाकों की जासूसी में गिरफ्तार किया गया। खुफिया मालूमात चुराने पर पकड़े जाने के बाद भारतीय जासूसों को ऑस्ट्रेलिया से बेदखल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी डायरेक्टर जनरल के मुताबिक भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जासूसी और खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश करके मामलात में मुदाखलत कर रहा है। कनाडा में हरदीप सिंह नजर का कत्ल और अमेरिका में गुरपतवंत सिंह के कत्ल की मनसूबाबंदी जैसे वाकयात भी भारत की घिनौनी साजिश को साबित करते हैं। कनाडा ने 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पुलिस को 6 भारतीय सिफारतकारों के खिलाफ शवाहिद मिले हैं जो पुरतशद्दुद भारतीय मुहिम में मुलव्विस थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट को कतर में भी जासूसी के इल्ज़ाम में सजाए मौत दी गई। 2023 में भी अमरीकी सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की खुफिया पॉलिसी बनाई गई, जो अमेरिका की जानिब से मंजर-ए-आम पर लाई गई। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस अमरीकी सरजमीन पर सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में भारतीय रॉ का एजेंट मुलव्विस था। वाशिंगटन पोस्ट की हालिया रिपोर्ट में भी मोदी की अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की साजिश बेनकाब की गई। एक तरफ भारत है जो दुनिया भर में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए पहचाना जा रहा है। आलमी दुनिया भारतीय साजिशों की वजह से भारत को इंतहा पसंद सोच रखने वाली रियासत मान रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो इस वक्त दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बना हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े सरमायाकार मल्टी नेशनल कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी को इस वक्त तरजीह दे रहे हैं। आज पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल दिन था। पाकिस्तान की मेज़बानी में शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास हुआ, बड़ी कामयाबी के साथ हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग भी ज़रूरी है। माशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। SCO में शामिल तमाम ममालिक ने अमन व इस्तेहकाम, खित्ते की माशी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों का एतराफ़ किया और इस खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान के किरदार पर भरपूर एतमाद का भी इजहार किया है। अब ये इतनी कामयाब रही है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कामयाबी की मज़ीद कितनी राहें हमवार कर सकती है, और इस वक्त जो दुनिया भर में भारत का एक इमेज बना हुआ है, उस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। सीनियर तज्जियाकार राना मुबश्शिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जो SCO इस वक्त पाकिस्तान ने करवाई है, इन हालात में जब पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ है और स्ट्रेटेजिकली भी पाकिस्तान को अपनी एक पोजीशन और स्टांस बड़ा वाज़ेह करना था, तो कितना ज़बरदस्त एक पैगाम पूरी दुनिया को गया है इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के नतीजे में? देखिए, एक तो सबको पता है, ये मालूम होगा सबको कि पाकिस्तान का जो स्टेटस था SCO में, वो एज अ ऑब्जर्वर था।
और अभी वो मेंबर बन गया। मेंबर के बाद उससे भी ज्यादा प्लस पॉइंट ये हुआ कि पाकिस्तान ने ये सारा जो समिट है इसको मोड जो है इसको होस्ट किया है। सो विच इज वेरी बिग थिंग और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड टच वुड इतने अच्छे और इतने एहसन तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं कि मेरे ख्याल जितनी तारीफ की जाए उसकी कम है। एट द वेरी सेम टाइम देखें, हमारे जो इश्यूज हैं इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं दैट इज आल्सो इन द डोमेन ऑफ एससीओ। अब इंटरनल सिक्योरिटी के हमारे जो इश्यूज हैं वो अक्रॉस बॉर्डर से जो हमारे मुल्क के अंदर टेररिज्म हो रहा है उसकी भी हमने बैठ के बातचीत करनी है अपने एससीओ के मेंबरान के साथ मिलके, जो भी एससीओ के मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर। हमारा एक अब देखे इशू जो है वो पोरस बॉर्डर है। पोरस बॉर्डर को तो हम किसी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, कि हम उसको सिक्योर करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम देयर आर सर्टेन स्पॉट्स जहाँ पे हम उस पर नज़र रख सकते हैं। लेकिन 100% सिक्योर कोई भी बॉर्डर दुनिया का नहीं होता, ठीक है। बट हमारे जो अफगानिस्तान है हमने उसके लिए बड़ी मेहरबानियाँ की उस पर, और कई दहाइयों से हम उस पर मेहरबानियाँ करते आए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से टेररिज्म जो है यहाँ पे आता है और हम बार बार उसकी कोशिश कर रहे हैं, बार बार उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हर लेवल पे उसका प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हम जो बात करते हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उसको एज सच सीरियसली अफगानिस्तान नहीं ले रहा। अफगान गवर्नमेंट एज सच उसको सीरियसली नहीं ले रही। हमें चाहिए ये है कि दोहा एग्रीमेंट जो है जिसका पासदार है, जो उसमें अमेरिका भी है उसमें अफगानिस्तान भी है, तो दोहा एग्रीमेंट की अगर वायलेशन हो रही एंड वी हैव लाइक सॉलिड एविडेंसेस, तो वो एविडेंसेस हमें चाहिए कि नेशनली उसको हम दुनिया के सामने लेकर आए। हम नेटो को तो कंपेयर नहीं कर सकते, नेटो के साथ एससीओ को कंपेयर नहीं कर सकते, उसका कंपैरिजन नहीं बनता। बट देन अगेन चाहिए ये कि जैसे नेटो की फोर्सेस हैं या नेटो के मेंबरान जो है वो एक दूसरे के लिए खड़े जाते हैं, एससीओ के मेंबरान जो है वो भी अगर एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए, सिर्फ अखबारात में या टीवी पे आके स्टेटमेंट्स ना दें, लेकिन खड़े हो जाए, ठीक है। उस खड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते, दैट इज अ $1 बिलियन क्वेश्चन। क्योंकि अगर नहीं एक दूसरे के लिए खड़े हो सकते तो फिर जैसे सार्क के साथ हुआ है, सार्क भी फिजल आउट कर गया, ठीक है। हम उस पे जनाब कि इंडिया उसको ब्लेम करते हैं हम कि इंडिया की वजह से सार्क जो है फारिग हो गया है, सार्क का जो प्लेटफॉर्म था वो खत्म हो गया। इसी तरीके से हमें चाहिए ये कि एससीओ के प्लेटफॉर्म को हम पनपने दें और उसके अंदर जो चीजें हैं, जिस तरह एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात है, इकोनॉमिक ट्रेड की, इकोनॉमिक इंटरेक्शन की बात है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात है, या हम एक टेररिज्म के खिलाफ जंग है जो सारे ममालिक लड़ रहे हैं उसकी बात है, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आप तो साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम आमने सामने खड़ा पाकिस्तान और भारत को देख रहे हैं ना, और उसमें भारत का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। गार्जियन की रिपोर्ट्स हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में जो भारत की दहशतगर्दी तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ हैं वो तो अब साबित शुदा हैं। तो ये इन हालात में कैसे एक दूसरे की सपोर्ट में खड़ा हुआ जा सकता है जब तक ये खुद एहतसाबी का अमल नहीं करेगा भारत? देखिए, खुद इस्लामी का अमल तो भारत नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन देखिए ये नहीं होगा। अगर कहा जाए या एक्सपेक्ट किया जाए इंडिया से कि वो जनाब खुद जो खुद एहतसाबी कर लेगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि अगर वो उसको देखें वो तो बिल्कुल बिफरा हुआ है। जो कनाडा में जाके इस तरह के क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस कर सकता है, और जो अमेरिका के कहने के बावजूद कि जनाब इसको सीरियसली ले इंडिया, एंड देयर आर लाइक सॉलिड एविडेंसेस अगेंस्ट इंडिया कि वो जनाब कनाडा के अंदर जो कुछ करता रहा है, जो वहाँ पे कोवर्ट ऑपरेशंस होते रहे इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के, इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के, उसको सीरियसली ले, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। अगर वो सीरियसली नहीं ले रहा तो उसकी वजह है, उसकी वजह भी नहीं बल्कि वजूहात है कि वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका है इंडिया, और वो इतना इस रीजन में असर्ट करने की जनाब उसकी फोकस करके बैठा हुआ है कि इस रीजन में, एशिया में, साउथ एशिया में वो एक सुपर पावर के तौर पे सामने आए, वो उस पे फोकस करके बैठा हुआ है। सो ही इज लीस्ट पुश्ड कि यहाँ पे अगर जनाब जितनी यहाँ पे एजेंसी जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो काम कर रही हैं, सो वो उस पे सर पे खेल रहा है कि वो वहाँ से इंडिया से पुल आउट नहीं कर सकती, चाहे वो किसी भी मुल्क की हो, वेस्ट की हो, यूरोप की हो।
मल्टीनेशनल कंपनीज वहां से पुल आउट नहीं करेंगी। तो वो उस चीज पे खेल रहा है, इकोनॉमी पे खेल रहा है, वो उनकी 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 नर्व के साथ खेल रहा है। सो बट एट द वेरी सेम टाइम वो बिल्कुल बिखरा हुआ है, इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जितने भी ये कोवर्ट ऑपरेशन उनके इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स कर रहे हैं उसको सारी दुनिया देख रही है। आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया है कि उसमें उनको कैसे वो खुद वो कर सकते हैं। वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की अगर बात की जाए वो नहीं कर सकते, दे विल नेवर डू इट, बिकॉज वो तो किसी और लेवल पे गए हुए। तो फिर राना साहब इसका मतलब कि एससीओ का भी फ्यूचर आपको सेफ नज़र आ रहा है, या फिर वही जो सार्क वाला हाल आपने बताया कि फिर उसी तरफ मामला जा सकते हैं आगे हालात? एससीओ की ऐसी क्या मजबूरी है कि फिर वो भारत को भी एज मेंबर साथ लेकर चल रहा है, चूँकि उनकी सोच और जो उनका इस वक्त विजन है वो तो सबके सामने क्लियर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन आप एक बार एक चीज और भी नोट करें, अफगानिस्तान इज नॉट देयर, ठीक है, एससीओ के अंदर अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडिया को इसलिए साथ लेके चलना पड़ रहा है कि रीजन में एक कंट्री है, उस पूरे रीजन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नई इमर्जिंग पावर्स या साउथ एशिया या साउथ की तरफ जो लोग देखना चाहते हैं पूरी दुनिया के, इंस्टेड ऑफ लाइक वेस्ट, तो वो इस साइड पे देखें। लेकिन देखें ग्रोइंग स्टेज में है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एससीओ इज ऑन इन अ ग्रोइंग स्टेज। एससीओ एक ग्रोइंग स्टेज में है। ग्रोइंग स्टेज में इसको अभी इसमें फलना फूलना है, लेकिन वो फलने फूलने का काम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब ये हर इंडिविजुअल देखें। एक इसको मैं थोड़ा सा और दूसरी साइड पे भी करना चाहूंगा। देख, सारी जो ममालिक हैं उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। सो उनके पर्सनल इंटरेस्ट अपनी जगह, लेकिन अगर वो एससीओ के मेंबर्स हैं या फॉर दैट मैटर ऑब्जर्वर्स हैं, तो अगर वो एक दूसरे के साथ अगर वो ऐसे नहीं होंगे, दे विल नॉट जेल इन टुगेदर, तो फिर ये अल्टीमेटली जो होता है, फिर वो एक स्टेज आती है कि वो जैसे ओआईसी बन गया, जैसे सार्क बन गया, वह इस तरह फिर टूथलेस हो जाता है। सही, लेकिन साहब ज़ाहिर है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बर्फ़ नहीं पिघल रही, कोई लचक का मुजाहरा नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं भारत कोई एक स्टेप पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना अपनी कार्रवाइयों से बाज आ रहा है। चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो भी सबके सामने हैं। तो जब ये मेंबरान्स के आपस में ताल्लुकात ही एक बहाली वाली पोजीशन में नहीं होंगे, तो कोई भी तंजीम आगे कामयाबी के साथ कैसे वो चल सकेगी? अलामती इजलास होते रहेंगे, ये इसी तरह की साइनिंग सेरेमनीज़ होती रहेंगी, और फिर इसका कोई मज़ीद तो नहीं फ़ायदा हो सकेगा? देखिए, बिल्कुल सही आपने समझा। मैं वही बात कर रहा था रिपीट कि देखें, ये इस रीजन के कंट्रीज हैं, प्लेयर्स हैं, इसलिए इंडिया भी साथ है। लेकिन इंडिया मत भूलें कि इंडिया प्लेड अ वेरी वाइटल रोल, जिसमें सार्क को उसने जनाब बिल्कुल डेड हॉर्स बना दिया था। इंडिया ने एक बड़ा रोल प्ले किया था जिसमें जनाब डेड हॉर्स बन गया सार्क, ठीक है। और अभी भी इंडिया देखे ना, अगर इंडिया जो है उसकी प्रेजेंस यहाँ पे ठीक है, एक लिहाज से अच्छी है, वी शुड अप्रिशिएट दैट। उसके एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर यहाँ पे आया है, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर यहाँ पे आके कह के क्या गया है, उस तरफ कोई नहीं सोच रहा। या उसने यहाँ पे तकरीर क्या की है, वो उस तरफ कोई नहीं सोच रहा, ठीक है। सो वो उसने वही इन अ डिफरेंट वे, आई वुड से इन अ डिफरेंट वे, उसने वही काम एक डिप्लोमेटिक तरीके से यहाँ पे आके किया है एससीओ में, जो उसने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ किया था जब वो फॉरेन मिनिस्टर था बिलावल भुट्टो जरदारी, और वो वहां पे गया था, इंडिया गया था। और इसी शंकर ने इसने उसके साथ जो ट्रीटमेंट की थी, वो दैट वाज लाइक नॉट कॉल्ड बाय उसको कोई भी मुल्क, कोई भी स्टेट, कोई भी फॉरेन मिनिस्ट्री उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकती। लेकिन देन अगेन बिलावल भुट्टो जरदारी का एज अ फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त का, उसने तो जिस तरीके से उसको हैंडल किया इसको शंकर को, दैट वाज लाइक कमेंडेबल। तो वो उसको देख ले, लेकिन द पॉइंट इज कि वो दे आर इन एट अ डिफरेंट लेवल, उनकी सोच डिफरेंट लेवल पे गई हुई है। वो समझते हैं कि दे आर एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग एंड एनीथिंग। सो वो उस लेवल से उनको जब तक उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं की जाएगी इंडिया से, I don't think that things will work out in the days to come. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना मुबशिर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद थे। और देखते हैं कि जो पाकिस्तान और भारत के आपस के ताल्लुकात हैं, जो भारत का इस वक्त चेहरा पूरी दुनिया के सामने अब आया हो चुका है, जो उसने तखरीबकारी की और दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की हैं, तो उस पर अब दुनिया की तरफ से मज़ीद क्या आवाज़ें सामने आती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर कौमी सलामती उमूर के हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कौमी सलामती उमूर के। अब SCO का इनेकाद बड़ी कामयाबी के साथ हुआ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आए यहाँ पर, गुफ्तगू भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की, लेकिन उनकी इस गुफ्तगू के बरक्स जो इस वक्त भारत का आलमी दुनिया में इमेज अब बन चुका है वो सबके सामने है। वो तमाम तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ जो कि इससे पहले मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान समेत भारत करता रहा है, अब वो साबित भी हो चुकी हैं। दुनिया के कई ममालिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर चुके हैं और ऐसे मौके पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा बात कर रहे हैं तरक्की और इस्तेहकाम के दारोमदार को वो अमन की बुनियाद करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमन का मतलब दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। सरहद पार दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी जैसी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी तो तिजारत, अवामी सतह पर राब्ते का फ़रोग मुश्किल हो जाएगा। तो ये गुफ्तगू बिल्कुल उसके बरक्स क्यों है जो कि भारत का तर्ज़ अमल है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे मोहम्मद अली साहब से। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो अब दुनिया में इस वक्त भारत की रियासत जो कुछ कर रही है या रियासती सतह पर जो इस वक्त जासूसी की कार्रवाइयाँ, तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ, वो तो अमेरिका में भी हमारे सामने आ चुका है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान में तो लातादाद ये कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। लेकिन जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं, जो अपने अज़ाइम वो ज़ाहिर कर रहे हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये एक तज़ाद आपको नज़र आ रहा है रियासती सतह के तर्ज़ अमल में और बयानात में? देखिए जी, लाइट नोट पे कहा जाता है आलमी सियासत में कोई क्या कह रहा है इससे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि कोई कर क्या रहा है। और जो चाकिया की हिकमत अमली है उसमें यकीनी तौर पे जो बगल में छुरी और मुंह में राम राम के मिस्ताक आपको उनकी सफारतकारी, उसका अमली इजहार नज़र आता है। देखिए, पहले तो मैं मुख्तसरन ये बताना चाहता हूँ कि भारत के वज़ीर ख़ारजा क्यों आए थे, उनका मकसद और एजेंडा क्या था, ताकि हम हकीकत पसंदाना अंदाज में इस चीज़ को समझ सकें। देखें, SCO की जो समिट है ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि आलमी निज़ाम में जो इस वक्त तब्दीलियाँ आ रही हैं उसमें ये जो इवेंट है उसकी बड़ी कलीदी और तारीख साज अहमियत है। मैं उसके जो मतन है उसके ऊपर हम तफसील से बाद में बात करेंगे, लेकिन पहली बात मैं जो वाज़ेह करना चाहता हूँ वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो हैं इसी SCO समिट से चंद दिन कबल आसियान की समिट हुई थी जिसमें वो शरीक हुए थे। लेकिन SCO की समिट में जो कि हेड ऑफ स्टेट के लेवल की थी, उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा को क्यों भेजा? तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है अमेरिका के लिए भारत की जानिब से कि एक चीन और रूस की सरबराही में जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उभर रही है उसके मुकाबले में आसियान जो कि अमरीकी ज़ेर असर जो उसके हलीफ ममालिक का माशी ग्रुप है मशरकी एशिया का, उसमें अपना वजन और उसको डालना ज़्यादा ज़रूरी समझता है। और जो मुस्तकबिल की एशिया के अंदर तस्वीराती सफबंदी हो रही है उसमें खुल के भारत ने ये साबित किया है कि वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, पिछले 6-7 साल में जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई हैं, डायलॉग्स हुए हैं, मिलिट्री कोऑपरेशन की बात SCO में हुई है, उसमें रूस और चीन में भारत के जो मकासद और अज़ाइम हैं उसके हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और उनमें इजाफा हो रहा है। और तीसरी बात ये है, जिस तरह आपने कहा कि भाई वो आए क्यों थे, वो आए इसलिए नहीं थे कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं या कश्मीर में जुल्म सतम बंद करना चाहते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की पुष्टपनाही बंद करना चाहते हैं, बल्कि वो इसलिए आए थे कि जनाब जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट बने उसमें उनकी शिरकत की वजह से हम जो अपनी सिफारती आदाब का ख्याल रखते हुए बहुत शिद्दत से उनकी मजम्मत ना करें, बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल ना करें। वो तो इसलिए आए थे ताकि जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट है उसमें उनकी तशवीश को मद्देनज़र रखा जाए। तो ये मकसद है। अच्छा, अब हम आते हैं कि उन्होंने क्या बात की थी। देखें, जब वो एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, दहशतगर्दी की बात करते हैं, सेपरेटिज्म की बात करते हैं, तो यकीनी तौर पे उनका जो इशारा है वो पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन ये एक तारीखी हकीकत है जो आप जानते हैं कि इन तीनों मामलात में जो भारत है वो इस खित्ते में सेपरेटिज्म को आगे बढ़ाने में, दहशतगर्दी को फैलाने में, और उसकी सोच तो खुद भी इंतहा पसंदी पर मबनी है बीजेपी की, तो उसका सबसे बड़ा शाखसाना है। तो मैं आपको आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ कि कल और परसों अक़वाम मुत्तहिदा में जो इस वक्त डिबेट जारी है उसमें पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम ने बहुत सख्त अल्फाज में भारतीय मंदूब की मजम्मत की और उनको कहा कि ये सेटलर कोलोनियलिज्म जो है
ये नहीं चल सकता मकबूजा कश्मीर में, बल्कि कल जो हमारे सिफारतकार ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के हवाले से कहा कि जनाब इंडिया इज द मदर ऑफ टेररिज्म इन दिस रीजन। सही। तो अब मोहम्मद अली साहब, ये भारत का यहाँ पर आना और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना और ज़ाहिर है पाकिस्तान का उसकी सदारत करना, पाकिस्तान के किसी भी केस को या स्टांस को यूएनओ के यूनाइटेड नेशंस के सामने वो तो कमज़ोर नहीं करता पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कि जी आप साथ बैठ भी रहे हैं, आप मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं और फिर ये आप इस तरह की आवाज़ भी उठा रहे हैं इनके ख़िलाफ़ और इनकी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़? ये बड़ा अहम सवाल है आपका, मैं इसकी क्विकली वजाहत करना चाहता हूँ। ये बड़ी अहम बात है। देखिए, बात ये है कि भारत की सिफारती चाबुक दस्ती ये रही है कि जब आलमी सतह पे कश्मीर की बात उठाई जाती है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात उठाई जाती है, तो भारत ये मौक़िफ़ लेता है आलमी ऐवानों में, मल्टीलैटरल फोरम्स पे कि जनाब ये पाकिस्तान, पहली बात ये कि हमारा अंदरूनी मामला है, मसला ही कोई नहीं है। फिर अगर उनके ऊपर अमेरिका या किसी बड़ी ताकत का दबाव आता भी है तो वो ये कहते हैं कि जी ये मेरा और पाकिस्तान का बाहमी मसला है, हम आपस में हल कर लेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू होते हैं, ये मैं 60 साल की तारीख को जमा करके बता रहा हूँ, तो वो कहते हैं भाई ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, हम तो जब कब्जा कर चुके हैं। बल्कि हाल ही में कई बयानात उनकी जानिब से सामने आए हैं, वो तो बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो हालिया इजलास हुआ उसमें भारतीय मंदूब की जानिब से इवन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी जो है क्लेम करने की कोशिश की गई है, जिसका यकीनी तौर पे हमने बहुत सख्ती से जवाब दिया है। तो बात यह है कि इस मौके पे इनका आना जो है उसकी सिर्फ दो वजूहात थी। एक तो ये कि वो गोल पोस्ट खुला नहीं छोड़ना चाहते थे कि बहुत सख्त अल्फाज में एक आलमी तंजीम से उनकी मजम्मत ना हो जाए, और दूसरी बात ये कि वो बड़े तरीके से उन्होंने पहलू तही की उन मसाइल की जिसकी बुनियादी जड़ जो है खुद भारत है इस खित्ते में, दहशतगर्दी, अदम इस्तेहकाम और जो इंतहा पसंदी की तरवीज के हवाले से। ठीक है। और मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवा के एक्चुअल गेन क्या किया है? एक अलामती तौर पर पाकिस्तान की पजीराई पूरी दुनिया में हो गई कि इतनी बड़ी पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस करवा ली, हमने कोई बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट, ज़ाहिर वो इस फोरम पर होते भी नहीं हैं, क्या कोई ट्रेड की नई राहें खुली हैं? क्या अमन सलामती के जो मामलात हैं वो इसके बाद बेहतर हो सकेंगे खित्ते में? पाकिस्तान को उसका कोई फ़ायदा हो सकेगा? एक्चुअली पाकिस्तान का फ़ायदा इसमें हुआ क्या है? देखें, 4 एतबार से ये बहुत अहम और तारीख साज इवेंट पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ अरेंज और ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी बहुत तारीफ जो है सीओ के सेक्रेटरी जनरल ने भी की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया का आलमी निज़ाम है, जिसके मुख्तलिफ अहम सतून हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, WHO है, IMF है, ये सारे मगरिब के ज़ेर तसल्लुत हैं। और अब SCO का जो इर्तका है वो ये जाहिर करता है कि यूरेशिया के ममालिक चाहते हैं कि जो यूरेशिया के अंदर मसाइल हैं उनका हल यूरेशिया के ममालिक आपस में मिल बैठ के खुद तलाश करें और मगरबी ताकतों पर अपना इन्हिसार कम करें। तो ये बुनियादी सोच है जो कि SCO उसका आईनादार है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस इवेंट का ऑर्गेनाइज होना इस बात का सबूत है कि आलमी बरादरी इस तब्दील होते हुए आलमी निज़ाम और ताकत और खुशहाली की जो तरतीब है दुनिया में, उसके हवाले से पाकिस्तान को बहुत अहमियत देते हैं ताकि एक पुरअमन अंदाज में दुनिया के निज़ाम तब्दील हो। 3-4 बातें मैं क्विकली बताना चाहता हूँ। इसकी जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें बहुत अहम है और मैं समझता हूँ अगले 10-20 साल में उसके असरात बहुत ज़्यादा मुरतब होंगे। सही। पहली बात यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे सामने आई है वो ये है कि जॉइंट स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि BRI को आगे बढ़ाना तो रीजनल कनेक्टिविटी का एक एजेंडा है, लेकिन जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का क़याम है उसको भी मरबूत किया जाए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ। मैं समझता हूँ ये सबसे अहम बात है और मुझे यूँ लगता है कि अगले 5-10 साल में हम जिस तरह यूरोपीय यूनियन है उस तरह हम एक ऐसे तंजीम की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि इस खित्ते के तमाम ममालिक अपने माशी मामलात, अपने तिजारती मामलात, माहौल की सलामती और अपने इकॉनमी, अपनी करेंसी को एक दूसरे के साथ मरबूत करने की तरफ एक बहुत एहतियात
और तसलसल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले जो साल हैं वो बहुत अहम होंगे, और पाकिस्तान जो मगरिब के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है कर्जों के लिए और उनकी पाबंदियों का निशाना भी बनता रहा है, और IMF की बहुत सख्त डिमांड्स होती हैं, बतदरीज इस तरह के फोरम के इर्तिका से इंशाअल्लाह हमारे पास रिलीफ भी आएगा और हमारे पास ब्रीदिंग स्पेस भी होगी, और हमारे मगरबी जो दबाव है माशी एतबार से उसमें भी उससे भी हम बेहतर अंदाज में इस तरह की तंजीमों के इर्तिका और इसमें पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट करके फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर कौमी सलामती उमूर, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक बाद वापस आएंगे तो मसूद खान साहब साबिक सफ़ीर हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर मज़ीद बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास बड़ी कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से न सिर्फ एक ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि स्ट्रेटजिकली भी एक कामयाबी हासिल की है। लेकिन अब इस कामयाबी का मतलब है क्या? इस इजलास का पाकिस्तान में होना कितना इस वक्त पाकिस्तान की अहमियत को मज़ीद उजागर कर सकता है पूरी दुनिया में, और इसके क्या क्या फ़वाइद आगे चलकर पाकिस्तान को मिल सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मसूद खान साहब साबिक सफ़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब SCO का ये इजलास पाकिस्तान में होना, जिसमें हमने भारत की भी शिरकत देखी, चाइना और रशिया की सूरत में दुनिया की बड़ी ताकतें और बड़ी इकॉनमीज़ भी यहाँ पर मौजूद थीं, तो अब पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में इस इजलास को मुनक्किद करवाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे बड़ी अहमियत इलामती है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े अरसे से कोई सरबराही कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी, तो ये कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें 7 वज़राए आज़म, एक अव्वल नायब सदर ईरान के, और पाकिस्तान जो होस्ट था उसके वज़ीर आज़म, और एक वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान से आए। तो सबसे बड़ी अहमियत तो ये है। और दूसरा ये कि मतलब ये है कि अब पाकिस्तान तैयार है कि इस किस्म की सरबराही कॉन्फ्रेंसेस की मेज़बानी करता रहे। दूसरा ये है कि आपको निगाह डालनी पड़ेगी पूरे आलमी निज़ाम के ऊपर, और उसमें जो है ये जो शंघाई ताउन तंजीम है, ये आलमी निज़ाम को मल्टीपोलर निज़ाम के तौर पर देखती है कि ये जो ना यूनिपोलर रहा है ना बाईपोलर रहा है, बल्कि ये है कि इस पूरे ख़ित्ते में ये जो SCO का ख़ित्ता है जो तकरीबन यूरेशिया का 80% है और दुनिया के 60% करीब होगा, तो ये ख़ित्ता जो है इसमें किस तरीके से एक किस्म का ताउन बढ़ाया जाए, अमन और सलामती को फ़रोग़ दिया जाए, और उसके अलावा ये तजारत तवानाई बिलखुसूस से कि यहाँ किस तरीके से तवानाई की जो है सप्लाई की जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो इस वक्त जो है ये पूरे का पूरा ख़ित्ता जो है जिसको SCO कहते हैं, या जो ये तंजीम है, इसके जो इसका पूरा ख़ित्ता बनता है, जोग्राफियाई ख़ित्ता बनता है, उसमें दुनिया के तकरीबन 20% तेल के ज़खायर हैं और कोई 40% के करीब जो है जो नेचुरल गैस या फिर होती है कुदरती गैस, उसके ज़खायर हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर तजारत, फिर उसके बाद सरमायाकारी, और फिर ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, ताकि ये किसी तरीके से जो है माहौल ऐसा बना रहे कि सरमायाकारी हो सके, तजारत को फ़रोग़ मिले, और लोग एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे के साथ मुतसादम ना हों, जंगें न लड़ें। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा खासा विजन है और इसमें पाकिस्तान ने क़यादत की है, और पाकिस्तान के तमाम लोगों को इसके ऊपर बजा तौर पर फ़ख्र होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को और तमाम शहरियों को इसके ऊपर सही तौर से जो है फ़ख्र करना चाहिए। तो मसूद साहब, ज़ाहिर है इसमें अमन और सलामती की भी बात हुई, आपस में ताउन के फ़रोग़ की भी बात हुई, आपस में तिजारत की भी बात हुई, लेकिन किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पाकिस्तान और भारत दोनों ही मौजूद हों, और न सिर्फ रीसेंट पास्ट बल्कि अगर हम और मज़ीद पीछे भी चले जाएं तो वहाँ ये बात आया है बिल्कुल दुनिया के सामने किस तरह से भारत की दहशतगर्दी अब दुनिया के सामने साबित हो चुकी है। वो उसका एक जो नेगेटिव इमेज है वो अब दुनिया के सामने आ चुका है। पूरी दुनिया का मीडिया अब इस पर बात कर रहा है, उनके पास सबूत और शवाहिद भी मौजूद हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में क्या कुछ होता रहा अभी पिछले चंद माह में। तो फिर ये अमन और सलामती की बात कैसे चल सकती है जब एक साबितशुदा चीज़ भी दुनिया के सामने मौजूद है? तो फिर दोनों एक तंजीम का मेंबर रहकर और उसके चार्टर पर साइन भी कर दें और दूसरी तरफ भारत अपनी कार्रवाइयाँ भी जारी रखे, तो ये चीज़ें पैरेलल चल सकती हैं आपकी नज़र में? नहीं, ये पैरेलल नहीं चल सकती हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि भारत को
अपने रवैये के ऊपर, अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि भाई ये इस तरीके से वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लिए मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं और दहशतगर्दी खुद कर रहे हैं। दहशतगर्दी उन्होंने एक कोशिश की अमेरिका में, उनके सबूत उनके पास मौजूद हैं। वहाँ अगरचे उनका जो हमला था वो नाकाम हुआ गुरबतवंत सिंह के सिलसिले में, और लेकिन जो वहाँ जो कनाडा में मारा गया था हरदीप सिंह, तो और उसके इस हद तक महदूद नहीं था, बल्कि जैसा कि आपको मालूम है, इसके ऊपर बहस व तमहीस हो रही है कि जो इनका सफारती अमला था जिसमें हाई कमिश्नर भी होता है और वो चंद बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों का पाबंद होता है, तमाम सफारतकार उनको बालाए ताक रख के, उनकी धज्जियाँ उड़ा के, वो वहाँ जो है जो उनके पास दस्तावेज़ी शवाहिद मौजूद हैं, उसके तहत ये सब लोग जो है यानी वहाँ के जो सिख कम्यूनिटी, सिख कैनेडियन कम्यूनिटी, उनको निशाना बना रहे थे। पाकिस्तान ने बारहा जो यहाँ हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने दहशतगर्दी के वाक़यात करवाए हैं, उसके डॉसियर्स जो हैं वो जमा करवाए हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के पास, और उसके बाद जो है दूसरे अहम कैपिटल्स में सिक्योरिटी काउंसिल को भी पेश किए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान ये इसलिए कर रहा है, शायद वो ये साबित करना चाहता है कि अब वो तमाम जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन ज़ाब्ते हैं उनकी परवाह नहीं कर रहा, कि वो बड़ी ताकत बन गया है और उसका भी तर्ज अमल ऐसे होगा जैसे नौआबादियाती क़ुव्वत का होता था। तो मेरा ख़्याल है कि उसे इस खित्ते के ऊपर एक मरतबा फिर निगाह दौड़ानी चाहिए। खित्ते के जितने लोग हैं, जनूबी एशिया की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। हम सबको एक खुशहाली और अमन और सलामती के लिए कोशिश करनी चाहिए। हिंदुस्तान समझता है कि वो सबसे आगे बढ़ जाए और सब उसके सामने सजदा रेज़ हो जाए, ऐसा मुश्किल है। और जो तनाज़ात हैं हमारे दरमियान, उनको मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। तो मसूद साहब, इसमें जो भारत का उनके वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर साहब की बयान की सूरत में जो रद्द-ए-अमल इस वक्त सामने आया है, जो मौक़िफ़ सामने आया इस कॉन्फ्रेंस में, वो बड़ा इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए दिलचस्प है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है, एतमाद की कमी, दोस्ती और अच्छे हमसायों के उसूलों में कोई कमी है तो हमें ख़ुद एहतसाबी करनी चाहिए, ये सिर्फ हमारे अपने फ़ायदे के लिए नहीं है। तो ये जिस खुद एहतसाबी की ये बात कर रहे हैं, क्या अभी तक भारत को हमने खुद एहतसाबी करते कहीं किसी मोड़ पर, किसी मौके पर देखा है? खुद एहतसाबी का तो कहीं नामो निशान तक नहीं है, तो सिर्फ तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ इस वक्त दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि वो खुद एहतसाबी नहीं करते, बल्कि दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के हमले हुए, और मैंने कल किसी और प्रोग्राम में मैं ये बता रहा था कि 2019 के बाद दहशतगर्दी के कौन से वाक़यात हुए हैं मखूज़ा जम्मू कश्मीर में, या उससे पहले भी। और पाकिस्तान तो बड़े अरसे से किसी ऐसे वाक़े की, पाकिस्तान का एक जो है, मेरा ख़्याल है कि 90 की दिहाई के आखिर में या इस सदी के शुरू में जो है कुछ मदद थी वहाँ कश्मीरियों के साथ के सिलसिले में, और वो सबको मालूम है। लेकिन पाकिस्तान ने तो ये सिलसिला ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो आज तक ये इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान के ऊपर लगाते रहते हैं, ताकि उसे बहाना बना के वहाँ जो कश्मीर में जुल्म सितम है उसको जारी रखें, वहाँ जो गैर कानूनी, गैर आइनी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ इक़दामात वो करते रहें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने ख़ुद एहतसाबी कहा है और वो इस सिलसिले में मुखलिस हैं, तो वो ख़ुद एहतसाबी करें, और हम एक दूसरे का एहतसाब भी करने के लिए तैयार हैं। यानी जो बैनुल-अक़वामी बरादरी जिस हद तक कर सकती है, या जो सॉवरन स्टेट्स कर सकती हैं, और वी कैन सिट अक्रॉस द टेबल और हम मामलात को हल कर सकते हैं। तो लेकिन मैं एक चीज़, एक थोड़ा सा जो है मुस्बत पहलू देखूँगा कि भारत के वज़ीर ख़ारिजा आए, एक किस्म के बड़े अरसे के बाद आए, अगरचे कसीरुल जहती तंजीम के इजलास में आए, लेकिन आए तो मेरा ख़्याल है कि हमारे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है, जो भी इख्तलाफात हैं, जो भी तनाज़ात हैं, वो मेज़ के गिर्द तय होने चाहिए। वो जंग व जदल के ज़रिए तय नहीं होने चाहिए, और तय होते भी नहीं हैं। जब आप फ़ौजी कार्रवाइयाँ करते हैं तो उससे मसाइल हल नहीं होते। तो ये एक थोड़ा सा रोशन पहलू था, लेकिन उससे पहले जो है उन्होंने एक बयान दे दिया था कि जी मैं पाकिस्तान में दो तरफ़ा मामलात के ऊपर गुफ्तगू नहीं करूँगा। हमारा भी कोई इरादा नहीं था, मेरा जहाँ तक ख्याल है, लेकिन ये है कि कम अज़ कम ये एक इस हवाले से एक जो है एक शुरुआत हुई है।
सही, लेकिन मसूद साहब ज़ाहिर है कि इस तरह मल्टीलैटरल मीटिंग्स जो होती हैं उसमें तो स्पेसिफिक कोई इस तरह की बात हो नहीं सकती, और उन्होंने तो पहले से ही कह दिया था कि इस सिलसिले में बात नहीं होगी, और बायलैटरल मीटिंग्स का तो कहीं कोई इम्कान नज़र ही नहीं आ रहा। इसका मतलब कोई इंटेंशन, कोई विल है ही नहीं भारत की तरफ से कि वो डायलॉग की टेबल पर आए या कुछ मामलात में कहीं किसी लचक का मुजाहरा करे। अगर भारत की तरफ से कोई इरादा नहीं है, कोई इशारा नहीं है, तो पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिकायत तो पाकिस्तान की हैं और जो हुकूक कुचले गए हैं वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों के कुचले गए हैं। और उसके बाद पाकिस्तान तो नहीं दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा, और हिंदुस्तान के बारे में एक दूसरे मुल्क से, मतलब कनाडा से दस्तावेजी सबूत आ रहे हैं, और हमारी बात कोई नहीं सुनता था सिक्योरिटी काउंसिल में, या उसके बाद जो अमेरिका वाशिंगटन डीसी में, अब जो है वाशिंगटन डीसी में जो है इस कनाडा में जो इंकशाफात हुए हैं, तो उसके बाद वाशिंगटन में जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट है उसके तर्जुमान ने बयान दिया, सख्त बयान दिया, तो पाकिस्तान को कोई बात नहीं सुनता था। तो मैं समझता हूँ कि, और हम सच कह रहे थे इस वक्त, मैं समझता हूँ जो इस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद हमें जो है इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जो है जो हमारे हुक्काम थे या उसके अलावा जो सरकारी चैनल्स थे, उन्होंने बड़े ज़ब्त तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और किसी तरीके से भी माहौल को ख़राब करने की कोशिश नहीं की। और मैं समझता हूँ कि उसी ज़ाब्ता अखलाक का जयशंकर साहब ने भी लिहाज रखा है। तो मेरा ख़्याल है कि ये ठीक है फ़िल वक्त, लेकिन जो मसाइल हैं, जो दहशतगर्दी के यहाँ नेटवर्क्स पाए जाते हैं, उनको पाकिस्तान से ख़त्म करना चाहिए। जो हमले हमारे मगरबी सरहदों से होते हैं उनको भी ख़त्म करना चाहिए, और हिंदुस्तान को, उसकी क़यादत को, उसकी सियासी जमातों को सिद्क़ दिल से पाकिस्तान की सलामती और इलाक़ाई यकजहती की एक मैसेज देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, साबिक़ सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।